गुड आफ्टरनून गाइस। आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए आगे देखते हैं, जो हम पढ़ रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चे, तो बताएं मुझे क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, और ठीक उसके आगे चलते हैं फटाफट देखते हुए क्या पढ़ रहे थे। चलिए बच्चे, ध्यान से देखते हैं हम कितनी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, क्या क्या समझ चुके हैं, उन सारी बातों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पॉइंट्स हम देख चुके हैं। प्रपोजिशन पढ़ रहे थे, प्रपोजिशन में सारी बातें हो चुकी थी। हम इलिप्सिस पढ़ रहे थे, इलिप्सिस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे। ठीक है, प्रपोजिशन कहाँ यूज़ होगा, कहाँ यूज़ नहीं होगा, वो सारी बातें मैं बता चुका था। ठीक है, एक ये लास्ट पॉइंट था, मैंने शायद आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर बच्चे 9 था। द पुलिस फाउंड द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड द लॉस ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, तो चलिए इसके आगे बात करते हैं। मुझे बताएंगे फटाफट इसमें क्या एरर है, क्या गलती है, और ठीक हम इसके आगे चलते हैं। जो सिलेबस में पॉइंट्स थे हमने वो पॉइंट्स देखकर हमें आगे चलने। इतनी सारी बातें हमने देखी थी। प्रपोजिशन क्या होता है हम देख चुके हैं, प्रपोजिशन के बाद क्या क्या आता है, राइट, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। अब हम उसके आगे चलेंगे चीज़ों को देखते हुए। 9th क्वेश्चन जो था आपके लिए, जरा मुझे आंसर दें फटाक से क्विकली। मैंने कहा द पुलिस फाउंड द मिनिस्टर, द पुलिस फाउंड द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, द पुलिस found the minister responsible for. Hi guys, welcome again. I'm JS Yadav, ex-faculty of Param. ठीक है, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। तो इसमें मैंने आपको बताया था, एलिप्सिस में अगर सेम प्रपोजिशन रिपीटेड है, रिपीटिशन है, तो उसे हटाया जाता है, बल्कि अगर अलग अलग प्रपोजिशंस होते हैं तो उन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलें देखें, ध्यान से समझते हैं और आगे चलते हैं। द पुलिस फाउंड द मिनिस्टर, क्या लिखा बच्चे? द पुलिस फाउंड द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड द लॉस ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसका क्या आंसर होगा मैं आपको बताता हूं। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये सिंपल सा लॉजिक है। Police found the minister. क्या लिखा बच्चे? The police found the minister responsible for the damage and the loss of the public property. चलिए, बड़ा सिंपल तरीके से हम इसे देख सकते हैं। क्या होगा यहां पर, क्या कहते हैं आप, जल्दी से बता दें मुझे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां सिंपल है। देखो, लॉस के बाद तो हम लोग बच्चे ऑफ लिखते हैं, नो डाउट, लेकिन इसमें गलती, जो डैमेज आपने लिखा हुआ है, द पुलिस फाउंड द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज टू होता है, डैमेज टू, यहाँ टू आएगा, डैमेज टू एंड द लॉस ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। बोलो जी, बात समझ आ रही है? राइट, वी ऑलवेज राइट इट वॉज अ ह्यूज डैमेज टू द प्रॉपर्टी, ह्यूज डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं लिखा जाता है। बोलो जी, बात समझ आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हाँ, राइट, बहुत सिंपल तरीके से इसे देखना है और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। तो ये तो हो गई बात भाई, हमने इतनी सारी चीज़ों को देखा। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है,
चलिए, तो बच्चे हमने क्या क्या देख लिया, जरा क्विकली देख लें। हमने देखा वाई यूज प्रपोजिशन, पहला पॉइंट हम देख चुके हैं, वाई यूज इट, वाई यूज इट, ये हो चुका है। दूसरा हमने देख लिया व्हाट कम्स आफ्टर इट, व्हाट कम्स आफ्टर इट, ये भी देख चुके हैं हम, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है। तीसरा वी हैव डन क्या बच्चे, एलिप्सिस, क्या देखा हमने, एलिप्सिस ऑफ प्रपोजिशन क्या होता है ये भी। आज चौथी बात हम करना शुरू करते हैं बच्चे, लिखो जरा हेडिंग ना लो, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस। क्विकली क्या लिखेंगे, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस। चौथा पॉइंट, हम इसी सिलेबस का चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस। ठीक है, ध्यान से देखें और समझें कितने काइंड्स होते हैं वो मैं आपको बताना शुरू करता हूं, देखेंगे जरा। वी हैव 4 काइंड्स, याद रखें कितने काइंड्स बच्चे अपने पास, 4। पहला क्या होता है बच्चे, सिंपल, सिंपल प्रपोजिशन। सेकंड क्या होता है बच्चे, कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है, थर्ड क्या होता है, फ्रेजल प्रपोजिशंस। और फोर्थ क्या होता है, पार्टिसिपल और पार्टिसिपियल। कई लोग इसे बोलते हैं पार्टिसिपियल और कई जगह आपको मिलता है पार्टिसिपल। ठीक है, दीज आर 4 काइंड्स, नोट करेंगे जरा बच्चे, क्या, सिंपल प्रपोजिशंस, कंपाउंड प्रपोजिशंस, फ्रेजल प्रपोजिशंस, पार्टिसिपियल और पार्टिसिपल प्रपोजिशन। ठीक है ना, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस। ये 4 जो है टाइप्स हैं प्रपोजिशंस के। अच्छा, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलते हैं। तो सिंपल में क्या क्या आता है, सिंपल में सिंपल वाले आते हैं जैसे कि आप सभी को पता है। जैसे कि अगर हम यहां लिख लें, इन, टू, विद, ऑन, राइट, बाय, एट, और बहुत सारे जितने मोनोसिलेबिक होते हैं बच्चे, एक सिलेबल वाले जो प्रपोजिशंस होते हैं उन सभी को इस कैटेगरी में रखा गया। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं बच्चे, सबको बात समझ आ रही है। ठीक है, और अगला क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड के बारे में अगर देखें तो थोड़ा सा बड़ा, इसे कई लोग कंपाउंड बोलते हैं, कई लोग कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, ये बाय सिलेबिक हो जाते हैं, जैसे इनटू, टूवर्ड, within, upon, onto, up to, and so on, and so on। ठीक है, अब बात अगर हम फ्रेजल प्रपोजिशन की करते हैं तो एक ये फ्रेज जैसा होता है, ये फ्रेजेस जैसे होते हैं, जैसे मैंने कहा इन एडिशन टू, और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि फ्रेजेस क्या होते हैं। देखो, 3 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एन इनकम्प्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ फ्रेज, राइट। तो इसमें क्या है, इन एडिशन टू, एक वर्ड क्या हो गया इन, एक क्या हो गया एडिशन, एक क्या हो गया टू, तो ये एक फ्रेजल प्रपोजिशन हो गया, राइट। जैसे हमने लिखा विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू। ठीक है, जैसे हमने लिखा अकॉर्डिंग टू, क्या लिखा बच्चे, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, और बहुत सारे हैं, बिसाइड्स, और बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, हम सिर्फ प्रपोजिशन के काइंड्स लिख रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में बात हम आगे करेंगे। ओइंग टू भी होता है, ऑन अकाउंट ऑफ होता है, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ये बहुत सारे इसमें आते हैं। अब बात हम करते हैं पार्टिसिपियल की। एक चीज आपको यहां देखने को मिलेगी पार्टिसिपियल में, यहां आता है जैसे मैंने कहा रिगार्डिंग, क्या कहा, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, क्या कहा, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, क्या कहा बच्चे मैंने, कंसर्निंग, है ना, बारिंग। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स। इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, और वर्ड ही नहीं, उसे वर्ड नहीं बोलेंगे, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक वर्ब है, और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, हर बार एक आईएनजी जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया बच्चे, आईएनजी जोड़ दिया है। तो जी हाँ, ये पहचान होती है आपकी पार्टिसिपल या पार्टिसिपियल प्रपोजिशंस की। ये एक्चुअली अगर आप ध्यान रखना चाहें, मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लें, समझे। ये होती क्या है, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी टीवी होती हैं।
टीवी का मतलब बच्चे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर हम पार्टिसिपल प्रपोजिशंस बना लिया करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स बच्चे वो होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट जरूर आता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं। अब पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लैंग्वेज में हमेशा एक नाउन और प्रोनाउन होता है। तो आप यूं मान लो कि ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स के आईएनजी फॉर्म्स हैं, तो भी अपने बात क्या लेंगे बच्चे? नाउन या प्रोनाउन लेंगे। ठीक है, और अगर आप ये जानते हो कि प्रपोजिशंस हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हो प्रपोजिशंस भी अपने बात क्या लेते हैं? नाउन और प्रोनाउन लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं बच्चे यहां तक? राइट, क्लियर हो रहा ना? राइट, मैं आपको यूं समझा देता हूं, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव को पहचानना मैंने बताया था। अगर मैंने कहा पेंट, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपको कहा पेंट, तो आप फटाक से पूछोगे क्या पेंट किया जाए? पेंट व्हाट? यानी ये वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि अधूरी है बिना ऑब्जेक्ट के। जबकि अगर मैंने कह दिया आपसे स्लीप, क्या कहा आपसे? स्लीप, तो तुम ये नहीं पूछोगे क्या स्लीप, किसको स्लीप, यानी ये खुद में कंप्लीट है। तो जब कंप्लीट है तो ये क्या हो गई बच्चे? इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। राइट, स्लीप, वॉक, टॉक, रन, रेस्ट, ये सारी जो वर्ब्स हैं बच्चे, ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। इनके बाद क्या और किसको वाला क्वेश्चन, क्या और किसको वाला क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इनके बाद नाउन प्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैंने कहा सॉल्व, क्या कहा बच्चे? सॉल्व, तो तुम इसे ट्रांसिटिव वर्ब बोलोगे क्योंकि ये इनकम्प्लीट है जब तक इसे क्या ना दिया जाए? ऑब्जेक्ट ना दिया जाए। अब इसी सॉल्व को अगर आपने सॉल्विंग फॉर्म में लिखा है ना, पेंट को आपने किस में लिखा बच्चे? पेंटिंग में लिखा, आईएनजी फॉर्म में लिखा, तो याद रखना हम इसे पार्टिसिपियल प्रपोजिशंस की तरह यूज कर सकते हैं। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल तरीके से देखो जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका होता है बच्चे इस चीज को समझने का। वर्ब्स के बाद, ट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद आईएनजी लिखकर हम बड़े आसानी से इसे देख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। सब्जेक्ट वो होगा, सब्जेक्ट वो नाउन होता है जो क्या करता है? सब्जेक्ट वो नाउन होगा जो वर्ब पर इफेक्टिव होगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिसके लिए वर्ब बदले, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये प्लरल, ये प्लरल, ये सब्जेक्ट होगा नाउन प्रोनाउन। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो वर्ब के बाद है किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताइए। सब मैं बता चुका हूं बेसिक में बच्चे, ये सब मैं समझा चुका हूं। ठीक है, तो ये बात आपने लिखी। अब देखो, मैं आपको ये जो सिंपल है, कॉम्पाउंड है और फ्रेजल है, इसके बारे में तो डिटेल में बताऊंगा आगे जब मैं कंफ्यूजिंग पेयर्स पढ़ाऊंगा। फिलहाल इस वाले से कई क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पार्टिसिपल और पार्टिसिपियल से। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया, समझाया, जरा ध्यान से देखें। Even if you know, see, it's very simple, Bhaskar. I told you, it's very simple. When you use a noun or pronoun that decides the verb is your subject. A noun or pronoun that decides the verb is your subject. A noun or pronoun that talks about any other subject or object is a complement. It's all very simple. ठीक है ना? चलिए, अब मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। पार्टिसिपियल प्रपोजिशन, सी, अगर आप ये पहचान गए कि वो वर्ड आपका एक ट्रांसिटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इवन इन दैट सिचुएशन यू विल यूज व्हाट? अ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर इट। एंड इवन इफ यू गेट टू नो दैट द गिवन वर्ड इज अ पार्टिसिपियल प्रपोजिशन, तो उसके बाद भी नाउन प्रोनाउन आपने लिखना होगा। भाई प्रपोजिशन है तो भी नाउन प्रोनाउन लेगा, और अगर वो क्या है बच्चे? ट्रांसिटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो भी नाउन प्रोनाउन लेगा। बोलो, मेरी बात समझ आ रही ना क्लियरली? राइट, यस। अब देखो, यही चीज हमें देखनी और समझनी है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पहला एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा रिगार्डिंग टू योर प्रपोजल, regarding to your proposal, I talked to my manager.
रिगार्डिंग टू योर प्रपोजल आई टॉक टू माई मैनेजर, आई टॉक टू माई मैनेजर। ठीक है, तो पहले इस एग्जाम्पल को ही समझ लो ताकि अगले वाले आप कर सको। अब आप ये देखो, जो रिगार्डिंग है बच्चे, रिगार्डिंग ट्रांसिटिव वर्ब की एनजी फॉर्म होती है, जो अपने बाद हमेशा क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। डिड आई मेक इट क्लियर? और या तो अगर आप जानते हो कि ये क्या है बच्चे, ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है, अगर प्रपोजिशन है तो भी अपने बाद क्या लेगा, नाउन प्रोनाउन लेगा। तो अगर इस सेंटेंस को मैं पार्ट में डिवाइड कर दूं, मैंने कहा ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी है, तो पार्ट रॉन्ग हो जाएगा कौन सा है, ए। गलती क्या हो जाएगी, ये टू पिक्चर से हटना होगा, क्योंकि योर प्रपोजल जो नाउन है ना, ये इस रिगार्डिंग का, इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। डिड आई मेक इट क्लियर? है ना? तो क्या लिखोगे, there is no such rule that can tell you, Bhaskar, which verbs take living objects and which verbs take living and which verbs take non-living. So it entirely depends on your understanding. You will come across a sentence and you will see the context and you will decide, you will get to know, yes, this verb can be effective on a living thing, or this verb can be effective only on a non-living object. Did I make it clear? So there is no such, are you getting my point? No, you can't. See, if you come to the extreme level, if you come to know, if you try best to know, see, everything can be personified when you start personifying the things. So even all the verbs can be used for a non-living object and for a living object. The verbs that were being used for a living object can also be used for a non-living object when in a situation a non-living object is personified. So entirely depends on the context. चलो जी, यहाँ आ जाओ। तो बोलते ना, वी रिगार्ड यू वेरी मच, हम आपको बहुत रिगार्ड देते हैं। ठीक है, ठीक है, दे रिगार्ड हिम देयर पेरेंट्स, ऐसा कुछ करके। तो रिगार्ड अपना ऑब्जेक्ट लेता है, या तो आप वैसे समझ लो, या यहाँ क्या पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है पार्टिसिपल प्रपोजिशन और हर ट्रांसिटिव वर्ब पार्टिसिपल प्रपोजिशन की तरह यूज नहीं होता, लेकिन एक प्रॉपर्टी, एक नेचर दोनों में कॉमन है कि दोनों के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा। राइट, जरा अगला एग्जाम्पल देखें, समझे और आगे चले। पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, मैं सारे एग्जाम्पल पार्टिसिपल पार्टिसिपियल के देना चाहूंगा। सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल के बारे में हम बात करेंगे जब कंफ्यूजिंग पेयर्स की बात करेंगे। इज इट क्लियर? देखो, एक और एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, मैंने कहा कंसिडरिंग अबाउट योर हेल्थ, कंसिडरिंग अबाउट योर हेल्थ, द doctor has given this medicine. अब जरा आप मुझे करेक्शन कर दिखाएंगे जरा क्विकली। ठीक है, हाँ, बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा कमेंट्स इग्नोर करके बच्चे पढ़ा रहा हूं, आप आंसर्स देंगे, आंसर में देख लूंगा। ठीक है, अगला मैंने कहा वॉकिंग ऑन द रोड, he saw a tiger. He saw a tiger. फोर्थ देखेंगे जरा, मैंने कहा barring from the accidents, all have to be on time. मैं मीनिंग भी बता दूंगा। बारिंग का मतलब होता है अगर ऐसा ना हो, मतलब ये कि अगर एक्सीडेंट्स ना हो तो सारे टाइम पर ही आए। ठीक है, एक और देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये आपने बहुत सुना होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। नॉट विथ स्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक प्रोटेस्ट the Mumbai police is not cooperating. ठीक है, फिफ्थ हो गया बच्चे। सिक्स देखें एक और, सिक्स्थ एग्जाम्पल, मैंने कहा पेंटिंग द वॉल
देखो जो मैंने सिर्फ इतनी जो वर्ब्स लिखी यही नहीं, और भी हो सकती हैं बहुत सारी, क्योंकि हमें समझना होगा, सिंपल समझ में आ जाएगा. पेंटिंग द वॉल, शी ब्रोक अ बल्ब. ठीक है. सिक्स्थ, सेवेंथ देखें जरा, समझ आ रहा भाई सभी को? बहुत ध्यान से. मैंने कहा डिस्कसिंग about your performance, about your performance, comma the teacher admired me. एक और देखें जरा, 7 था बच्चे. 8 देखें. 8th, discussing the issue at the party, at the meeting, the leader or the minister took a good decision. Right? चलो. Discussing the issue at the meeting, the minister took, कॉमा है बच्चे यहाँ पे, ठीक है. The minister took a good decision. तो ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम देखेंगे. इन सभी में वही वर्ड्स नहीं लिखे जो ऊपर लिखे हुए हैं. आपने खुद देखना होगा कि क्या उसे, वो जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं आईएनजी फॉर्म में सारे सेंटेंस में स्टार्टिंग में, मैं समझाता हुआ चलता हूं. जैसे हम बात करेंगे यहाँ, ये ए पार्ट, ये ए पार्ट, ये ए पार्ट, ए पार्ट, ए ए ए. ठीक है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये एग्जाम्पल्स जरा मुझे करेक्टर फटाफट दिखाएंगे. यहाँ से चीज़ें और बेहतर आपको समझ में आने लग जाएंगी. तो जल्दी से देखें और मुझे बताएं क्विकली. आंसर 1 by 1. नंबर 1 में क्या गलती है, कौन सा पार्ट? ठीक है, मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है. ये रहा बी पार्ट, सी और ये डी पार्ट. ये रहा ए पार्ट, बी पार्ट, सी और ये डी पार्ट. ए बी सी और ये डी पार्ट. बी सी और ये डी पार्ट. ए बी सी और ये डी पार्ट. ए बी सी और ये डी पार्ट. राइट? इसे नोट कर लें. और मुझे बताएंगे कहाँ कौन सा पार्ट रॉन्ग है. जल्दी से क्विकली आंसर दें और आगे चलते हैं. चलिए, बहुत सही. अच्छा, अब एग्जाम आंसर दे रहे हैं आप सारे, बहुत बढ़िया. अब मैच कर लेंगे. मैं एक बार देना शुरू करता हूँ. देखो बच्चे, यहाँ ध्यान से देखना, समझना शुरू करो. मैंने कहा कंसिडरिंग अबाउट. ठीक है. वी कंसिडर हिम. कंसिडर एक ट्रांसिटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म है. ठीक है. तो या तो आप इसे वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब समझते हुए चलो, या आप पार्टिसिपल प्रपोजिशन, इसके बाद प्रपोजिशन नहीं आएगा, योर हेल्थ, उसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा. तो पार्ट रॉन्ग कौन सा हो गया बच्चे? ए. आगे चलो. फिर लिखा है वॉकिंग ऑन द रोड. ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन नहीं है. तो इसके बाद ये जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा. वॉकिंग ये इंट्रांसिटिव है. बारिंग फ्रॉम यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि या तो आप जानते हो ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है. इसका मतलब होता है अगर एक्सीडेंट्स ना हो, बारिंग फ्रॉम उस सिचुएशन से मत. ठीक है ना. तो यहाँ फ्रॉम नहीं लिखा जाएगा. ये जो दी एक्सीडेंट है वो उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. नॉट विथ स्टैंडिंग ऑफ. नॉट विथ स्टैंडिंग का ऑलरेडी मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ. इसमें फिर से एक बार ये ऑफ गलत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है. द पब्लिक प्रोटेस्ट पूरा क्या बन जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. पेंटिंग द वॉल एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये उसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया. ये टीवी का आईएनजी है बच्चे, ध्यान रखेंगे.
डिस्कसिंग अबाउट हम कभी नहीं बोलते वी विल डिस्कस अबाउट इट, हालांकि क्या पता आप हमेशा बोलते हो. नो, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश. इवन इन स्पोकन इंग्लिश वी शुड नॉट हैव टू, वी डोंट हैव टू से, वी शुड नॉट से discussing, we will discuss about it tomorrow. No, we have to say we'll discuss it tomorrow, we'll discuss this point at the meeting, we'll discuss this thing tomorrow, right? We'll discuss this issue with the principal. तो discuss एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसके ठीक बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा. अबाउट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बना और ये बच्चे ट्रांसिटिव वर्ब था, राइट? तो अब जब मैंने इतना बता दिया है तो 8th का आंसर आप मुझे दे दो. 8th में क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं. क्या लगता है आपको 8th में क्या होना चाहिए? ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें. जल्दी से बताएं. तो बड़ा सिंपल है बच्चे, ध्यान से देख लें. आपको जब मैंने बता ही दिया कि डिस्कस जो है ट्रांसिटिव वर्ब की आईएनजी है, तो वही चीज यहां पर भी है, ट्रांसिटिव वर्ब की आईएनजी है. तो आपने उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा. दी इशू, डिस्कस का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया. सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, ये सारे पार्टिसिपियल ये कह लो या पार्टिसिपल ये कह लो, इनके एग्जांपल्स हैं. आई होप दैट्स क्लियर नाउ. समझ आ रहा भाई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, गुड. तो हमने चौथी चीज देख ली बच्चे. क्या पहला देखा कि प्रपोजिशन यूज क्यों करते हैं. सेकंड वी टॉक्ड अबाउट व्हाट कम्स आफ्टर प्रपोजिशन. एंड थर्ड वी टॉक्ड अबाउट इलिप्सिस ऑफ प्रपोजिशंस. एंड फोर्थ वी टॉक्ड अबाउट द काइंड्स ऑफ prepositions, though we discussed only participial because in the examination when the examiner asks the questions he makes most of the questions from this concept, from this logic, from this trick, right? तो बड़ा सिंपल है. अगर आप ये भी जान जाते हैं वो ट्रांसिटिव वर्ब की कोई फॉर्म है तो उसके बाद क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा. अगर आप जान जाते हैं कि वो पार्टिसिपल प्रपोजिशन है तो भी बहुत आसानी से उसे हम कर पाएंगे. कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, राइट? चलिए, जब हम ये समझ गए प्रपोजिशन के बारे में, रही बात हमने सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल के बारे में ज़्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं किया है, तो वो हम डिस्कशन करेंगे जब हम बात करेंगे अपने सिलेबस का 6वां पॉइंट था बच्चे. मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको. सिलेबस का 6वां पॉइंट था. सिलेबस का 6वां पॉइंट क्या था, मैंने आपको बताया था 6 बातें थी अपने पास पढ़ने के लिए. और ये देखो, प्रपोजिशन क्यों यूज करते हैं, इलिप्सिस काइंड, यानी हमने क्या क्या देख लिया, वाई इलिप्सिस काइंड्स, राइट? और ये भी देख लिया प्रपोजिशन के बाद क्या आता है. अब हमारे पास पढ़ने को रह गया 4 पोजिशंस, रूल्स एंड पेयर्स. तो जब हम बात रूल्स एंड पेयर्स की करेंगे तो वही मैं आपको बताऊंगा इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, 2 बातें रह गई पढ़ने के लिए, 4 पोजिशंस, रूल्स एंड पेयर्स. बोलो जी, बात समझ आ रही है सभी को? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई परेशानी नहीं. चलिए, 4th क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है. या तो वो ट्रांसिटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ये समझकर आपने क्या करना है, प्रपोजिशन को ड्रॉप करना है. लेकिन हाँ, अगर वो ट्रांसिटिव वर्ब की फॉर्म नहीं हुई, जैसे वॉकिंग वाले में देख लो, वॉकिंग वाले में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, दैट इज ओके. अगर लिखा होता रिटर्निंग फ्रॉम, क्या लिखा होता, रिटर्निंग फ्रॉम, तो भी ये करेक्ट हो जाता, राइट? 2 एग्जांपल्स और देता हूं, मेरा मन कर रहा है मैं 2 एग्जांपल, आई विल गिव यू 2 मोर एग्जांपल्स टू मेक इट इवन क्लियरर. क्या मेरी बात समझ आ रही है? राइट, चलिए ध्यान से देखना, समझना शुरू करते हैं. 2 एग्जांपल्स और देता हुआ बच्चे मैं आगे चलूंगा. चलिए, एग्जाम्पल्स ये यहां लिखे रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं. चलिए, ये एग्जाम्पल्स यहां लिखे रहेंगे और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, 2 एग्जाम्पल्स और दे रहा हूं, जरा उससे करेक्ट कर दिखाएंगे, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा आपको. एग्जाम्पल नंबर 9 देखें जरा. मैंने कहा रिटर्निंग my book, he thanked me a lot. He thanked me. He
थैंक्ड मी। एक एग्जाम्पल बच्चे ये लिखा हुआ है, और 10th एग्जाम्पल और देखें। मैंने कहा रिटर्निंग हिज कॉलेज he saw his friend on the way। ऑन द वे, जरा समझने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। ए, बी, सी और ये डी, और यहां मैंने कहा ए, बी, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। दोनों में बच्चे रिटर्निंग लिखा हुआ है। अब आप देखोगे रिटर्न के एक्चुअली दो मतलब होते हैं, एक होता है लौटना और एक होता लौटाना। एक होता वापस आना, वापस होना, और एक वापस करना। यानी रिटर्न वर्ब जो है बच्चे अगर ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ब जो रिटर्न है इट हैज गॉट टू मीनिंग्स। इसके दो मायने होते हैं, इसके दो मायने होते हैं, राइट। एक होता है क्या, एक वर्ब ये ट्रांसिटिवली यूज होती है और एक क्या होती है, इंट्रांसिटिवली। ट्रांसिटिवली और क्या बच्चे, इंट्रांसिटिवली, ये दोनों तरह से यूज होती है। जब इसका मतलब क्या होता है, वापस करना या लौटाना, क्या मतलब होता है बच्चे, लौटाना। उसने मेरा पेन लौटा दिया तो ये ट्रांसिटिव होता है। लेकिन जब क्या मतलब होता है, लौटना, क्या मतलब होता है, लौटना या वापस होना, तो ये इंट्रांसिटिव होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। चलिए ये बात तो आप समझ गए होंगे। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो बच्चे ये इंट्रांसिटिव भी हो सकती है और ट्रांसिटिव भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें ये हो सकती हैं। इसी चीज़ को देखते हुए आप मुझे बताओगे इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। कहाँ पर ये ट्रांसिटिवली यूज हो रहा है, रिटर्निंग माई बुक, मेरी बुक वापस करते हुए, मेरी बुक लौटाते हुए उसने मुझे धन्यवाद दिया। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, याद रखें इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ ये वर्ब ट्रांसिटिवली यूज हो रही है और माई बुक उसका क्या बन गया बच्चे, ऑब्जेक्ट बन गया। बोलो बात समझ आ रही है सभी को, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। बिल्कुल नहीं। रिटर्निंग हिज कॉलेज ही सॉ हिज फ्रेंड ऑन द वे। रिटर्निंग हिज कॉलेज ही सॉ हिज फ्रेंड ऑन द वे। अब आप ध्यान से देखोगे रिटर्निंग हिज कॉलेज, कॉलेज से वापस आते हुए, तो यहां आप क्या कर दोगे बच्चे, रिटर्निंग फ्रॉम। कॉलेज को वापस नहीं कर सकते, कॉलेज से वापस आओगे। इसका आंसर हो गया ए, जबकि इसका आंसर था डी, मतलब नो एरर, है ना। तो आप ये मान लो कि पहले वाले में पार्टिसिपल प्रपोजिशन की तरह यूज हो रहा, मान सकते हो, हालांकि है नहीं, वो थिनले डिफरेंस बाद में बताऊंगा। ट्रांसिटिव वर्ब की तरह वो यूज हो रहा है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो यहां तक जब बात समझ आ गई तो अब आगे चलते हैं, राइट है बच्चे। बहुत ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, तो चार बातें जब हम समझ गए, अब हमारे पास रहता है उसके चार पोजीशंस जो होती हैं। कई बार मैंने आपको बताया था, देयर आर सम सिचुएशन व्हेरेन वी यूज अ प्रपोजिशन व्हिच वी डू नॉट यूज अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और अ प्रोनाउन, है ना। एट टाइम्स वी यूज अ नाउन और प्रोनाउन, एट टाइम्स वी यूज नाउन्स प्रोनाउंस विदाउट प्रपोजिशंस, लाइकवाइज इट डज हैपन समटाइम्स वी यूज प्रपोजिशन विदाउट नाउन्स प्रोनाउंस। डिड आई मेक इट क्लियर, राइट। चलिए अब आप नंबर 5 देखना चाहेंगे इस टॉपिक का। नंबर 5 क्या है बच्चे, नंबर 6 जो है वो काफी टाइम लेगा क्योंकि उसमें रूल्स भी हैं, कंफ्यूजिंग पेयर्स भी। नंबर 5 क्या है मैं आपको बता दूंगा, 4 exceptional positions of prepositions। समझने की कोशिश करना, 4 exceptional positions of preposition। प्रपोजिशन की 4 एक्सेप्शनल पोजीशंस क्या है, जरा हेडिंग डालें और फिर हम आगे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, यहां तक समझ आ रहा सभी को, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए बहुत ध्यान से, अभी तक हमने क्या देखा, इन जनरल हमने क्या देखा, मैं साइड में लिख देता हूं।
in general, what happens, we use a preposition, prepo का मतलब preposition, before a noun or a pronoun, right? In general we use a preposition before a noun or a pronoun. ये तो बात हम सभी को पता है कि सामान्यता प्रपोजिशन जो होता है बच्चे, ये जो प्रपोजिशन होता है वो सामान्यता किसके पहले यूज होता है, किसी नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होता है। ये बात हमें पहले भी पता थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन मैं 4 एग्जाम्पल्स यहाँ लिखने जा रहा हूँ, उन्हें ध्यान से देखेंगे आप और वहां पर मैं इन्हें जो है समझाता हुआ चलूंगा। पहला मैंने कहा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, पहला। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे, मैंने कहा ही हैज नो पेन टू राइट with, he has no pen to write with। अगला मैंने कहा this is the boy he was talking about। बच्चे इन सभी एग्जाम्पल्स में यू हैव टू फाइंड आउट द प्रपोजिशंस, क्या इनमें कहीं प्रपोजिशंस हैं, अगर हैं तो उनकी पोजीशन क्या है और क्या वो नाउन प्रोनाउन के पहले यूज हो रहे हैं, राइट? ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। अगला मैंने कहा अन्ना हजारे इज फेमस, अन्ना हजारे इज फेमस ऑल द वर्ल्ड ओवर, ऑल द वर्ल्ड ओवर। जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना, ऐसा भी हो सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा कि अन्ना हजारे इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आई वोंट से दैट्स रॉन्ग, बट द पॉइंट इज वी हैव टू सी कि ये सेंटेंस भी बच्चे पूरा ही सही है कि अन्ना हजारे इज फेमस और पॉपुलर ऑल द वर्ल्ड ओवर। मेरी बात समझ आ रही सभी को? सुषमा, पूजा, उर्वशी, नागेंद्र, अजय, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है? अब इन चारों ही एग्जाम्पल्स में यू हैव टू फाइंड आउट द प्रपोजिशन, कि प्रपोजिशन कहां है। तो जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा प्रपोजिशन कहां है बच्चे। आप देखोगे प्रपोजिशन एक में अबाउट है, एक में ओवर है, एक में विद है, एक में फ्रॉम है, लेकिन किसी भी प्रपोजिशन के बाद हमने नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहीं भी हमने नाउन और प्रोनाउन नहीं लिखा है। बोलो, मेरी बात समझ आ रही है? नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है, जबकि इन जनरल हमने क्या देखा था, हमने यही तो पढ़ा था बच्चे कि प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रपोजिशन यूज हो रहा है लेकिन उसके बाद कहीं भी नाउन प्रोनाउन नहीं यूज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? तो यही बात मैं आपको समझाने वाला हूं। इन चारों के मैं लॉजिक्स आपको समझाऊंगा, हालांकि एवरी सेंटेंस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। हर एक का मैं लॉजिक आपको देने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। 4 एक्सेप्शंस समझने के बाद बच्चे हम क्या देखेंगे, ध्यान से समझना, हम बात कर लेंगे किसकी, कंफ्यूजिंग पेयर्स एंड रूल्स की। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। इन चारों के मैं आपको एग्जाम्पल्स मतलब लॉजिक दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा कि यूज नहीं हो रहा है, ठीक है? ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। नाउन प्रोनाउन ना यहां है ना वहां है, कहीं भी नहीं है। चलिए, अब इन चारों के ही मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है? एक्सप्लेन करूंगा मैं हर एक के लॉजिक को कि ऐसा क्यों हुआ। पहला, क्यों हुआ, याद रखेंगे, अगर तुम्हारा कोई सेंटेंस, ध्यान से समझना, अगर तुम्हारा कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है
तो वो प्रपोजिशन जो पहले लिख सकते थे, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, जो लिख सकते थे, जो प्रपोजिशन हम पहले लिख सकते थे, उस प्रपोजिशन को लास्ट में लिखा जाता है। पहले सेंटेंस या पहली पोजीशन के लॉजिक को समझो। मैंने क्या कहा, इफ योर सेंटेंस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो जो प्रपोजिशन पहले आ सकता था उसे पहले न लिखकर सेंटेंस का उसे क्या बनाएंगे, लास्ट वर्ड बनाएंगे। पहले का लॉजिक समझ आ रहा है आपको? जैसे विच क्लास डू यू रीड इन, हम इसे ये भी लिख सकते हैं विच क्लास डू यू रीड इन। कई बार आप बोलते हो क्या, इन विच क्लास डू यू रीड, बट अगर दोनों एग्जाम में आ जाए तो आप याद रखना क्या करोगे, विच क्लास डू यू रीड इन। और एग्जाम्पल्स में साइड में उनके देता रहूंगा, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, दूसरी बात ध्यान से देखो, दूसरे में क्या हुआ है, दूसरे के लॉजिक को देखने और समझने की कोशिश करो। हुआ क्या है, इस सेंटेंस भी हैज नो पेन टू राइट विद, ये मैं आपको वर्ब एडवांस में यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पढ़ा चुका था। जब नाउन और इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस का लास्ट पार्ट होता है, राइट, वेन एवर यू राइट नाउन और प्रोनाउन एंड देन यू राइट टू V1, याद आया होगा आपको, राइट। मैंने आपको बताया था उस केस में इसके बाद प्रपोजिशन कब लिखते हैं और कब नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा लिखते हैं, ये मैं समझा चुका हूं बच्चे नॉन फाइनाइट में। ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये टर्म नाउन प्रोनाउन और टू V1 किसी सेंटेंस का लास्ट पार्ट बनता है बच्चे, मैंने क्या कहा, लास्ट पार्ट, ठीक है, तो उसके बाद ही प्रपोजिशन लिखा जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। सेकंड का लॉजिक जो बच्चे मैंने दिया आपको समझ आया? जैसे ही हैज नो पेन टू राइट विद, ही हैज नो चेयर टू सिट ऑन, ही हैज नो कार टू ट्रेवल बाय। इज दैट क्लियर? ये वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब में बता चुका हूं मैं। जब नाउन और प्रोनाउन इन्फिनेटिव लेकर, नाउन प्रोनाउन बच्चे क्या, नाउन प्रोनाउन इन्फिनेटिव लेकर किसी सेंटेंस का लास्ट पार्ट बनता है तो उसके बाद प्रपोजिशन आ भी सकता है और नहीं भी। यहां क्योंकि आ सकता है इसलिए लिखा हुआ है। अब मैंने समझाया था आपको क्यों आएगा कब आएगा, उसे वहां पर देखना आप, ठीक है, राइट। चलिए अगले को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं। हालांकि मैंने आपको बता दिया था अगर ये नाउन प्रोनाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लाइक यहाँ पेन राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रपोजिशन आएगा, बट अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो प्रपोजिशन नहीं आता। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? चलिए अब बात करते हैं तीसरे के लॉजिक की। तीसरा क्या है, तीसरे की बात करते हैं, ध्यान से देखें समझे। अगर आप देखें दिस इज द बॉय हु ही वॉज टॉकिंग अबाउट, अगर आप किसी सेंटेंस में, अगर आप ध्यान दें हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन यहां ड्रॉप किया है। क्या ड्रॉप किया बच्चे? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप करते हैं, हालांकि हर रिलेटिव प्रोनाउन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था, वो रिलेटिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है जी। रिलेटिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, अगर आपने उसको रिमूव किया, क्रॉस का मतलब क्या, रिमूव किया, तो ध्यान रखना, तो आप ध्यान रखेंगे कि उसके पहले आने वाला प्रपोजिशन जो पहले आ रहा था वो प्रपोजिशन उठकर उसके बाद यानी लास्ट में पहुंच जाएगा। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप करते हैं, दिस इज द बॉय whom he was talking about या about whom he was talking, इफ यू ड्रॉप अ रिलेटिव प्रोनाउन तो फिर प्रपोजिशन कहीं और नहीं, वो प्रोनाउन ही आपने नहीं छोड़ा जिसके पहले प्रपोजिशन को आना था, तो अब वो कहां आएगा? अगर यहां whom लिखा होता तो हम लिख देते दिस इज द बॉय अबाउट whom he was talking। अब वो हु ही नहीं रहा हमारे पास, हु और whom नहीं रहा, तो प्रपोजिशन को लास्ट में ले जाएंगे। बोलो मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इफ यू गाइज ड्रॉप अ रिलेटिव प्रोनाउन, इज दैट क्लियर? इफ यू गाइज ड्रॉप अ रिलेटिव प्रोनाउन, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर आप क्या करते हो, रिलेटिव प्रोनाउन को बच्चे ड्रॉप करते हो, तो एक बात ध्यान से समझ लेना, अगर आप किसी रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप करते हो तो रिलेटिव प्रोनाउन जब नहीं रहा तो उसके पहले आने वाला प्रपोजिशन लास्ट में पहुंच जाएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट नंबर 3। तीसरे पॉइंट की बच्चे ये एक्सप्लेनेशन हो गई। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। क्लियर है भाई सभी को? यस और नो? राइट, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते, चौथे को मैं एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से देखना और समझना। हालांकि इनके और एग्जांपल्स मैं साइड में वहां दूंगा। चौथे को देखते हैं, समझते हैं चौथे में क्या एक्सप्लेनेशन है। वो नाउन या प्रोनाउन
जिसे आप बहुत एम्फसाइज करना चाहते हैं, वो नाउन प्रोनाउन जिसको आप बहुत एम्फसाइज करना चाहते हैं। अन्ना हजारे इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड भी रॉन्ग नहीं होगा। अन्ना हजारे इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड भी रॉन्ग नहीं होगा। अन्ना हजारे पूरी दुनिया में फेमस है, बट ये फ्लैट स्टेटमेंट हुआ, ज़्यादा आप यहाँ स्ट्रेस नहीं देते। अगर इसी बात को आप बोलते हो क्या, अन्ना हजारे इज फेमस ऑल द वर्ल्ड ओवर, तो इसका मतलब पता है क्या, अन्ना हजारे इज फेमस ऑल द वर्ल्ड ओवर, इसका मतलब अन्ना हजारे पूरी दुनिया में फेमस है। जब ये इमोशंस आप देना चाहते हो तो आप उस प्रपोजिशन को जो नाउन प्रोनाउन के पहले आ रहा था उसे आप लास्ट में लिख देते हो। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस प्रपोजिशन को उठाकर आप लास्ट में लिख देते हो। अगर आप ये प्रपोजिशन जो यहां आ रहा था इसे उठा के आपने लास्ट में लिख दिया। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? जो प्रपोजिशन यहां आना था अब वो उठकर यहां आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो, इस नाउन प्रोनाउन को हम क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रपोजिशन जो उस नाउन प्रोनाउन के पहले आने वाला था अब उसके बाद आ जाएगा। कोई दिक्कत, परेशानी? यानी ये नाउन प्रोनाउन, ये हम करते क्यों ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया हम ऐसा क्यों करते हैं, टू एम्फसाइज। क्या करते हैं बच्चे? टू एम्फसाइज। चीज़ों को, उस नाउन प्रोनाउन को हम क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, एम्फसाइज में एस भी है और जेड भी है बच्चे, टू एम्फसाइज। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब मैं इनके और एग्जांपल देता हुआ चलता हूं। जैसे मैंने कहा अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होता, याद रखें इंटरोगेटिव होने पर प्रपोजिशन जो पहला वर्ड होना था उसे हम लास्ट वर्ड बनाते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने कहा हु वर यू taught by, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हालांकि प्रपोजिशन ये जो बाय लिखा उसे हम आगे भी लिख सकते हैं। अगर पैसिव वॉइस बनाने के लिए एग्जाम में आ गया हु टॉट यू और आपने पैसिव बनाया बाय हुम वर यू टॉट या बनाया हु वर यू टॉट बाय, तो बच्चे दोनों करेक्ट होंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस में आ जाए तो आई टोल्ड यू दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यू हैव टू टेक प्रपोजिशन एट लास्ट। क्लियर हो रहा भाई? कुछ कुछ समझ आ रहा है सभी को? यस और नो? जल्दी से बताएं। राइट, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। इसका और एक एग्जाम्पल देखें। जैसे मैंने कहा ही हैड शी हैड नो चेयर टू सिट ऑन। ठीक है, तो अब यहां क्या हुआ आप देखें ध्यान से। नाउन कौन सा, चेयर और इन्फिनेटिव, ये देख रहे हो ना आप, क्या नाउन प्लस क्या बन गया, इन्फिनेटिव। ये अगर सेंटेंस का क्या बना बच्चे, मैंने क्या बोला था, लास्ट पार्ट। अगर ये सेंटेंस का लास्ट पार्ट बना तो आपने ये ऑन बिल्कुल सही लिखा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, है ना? बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जांपल मैंने इसका दिया। 4 एक्सेप्शंस देख लो, 4 ये सिचुएशंस हैं। These are 4 situations wherein we do not write a noun or pronoun after preposition. The very first logic of the situation is when our sentence is an interrogative sentence. बच्चे मैंने क्या कहा, when our sentence is an interrogative sentence, though the word, the preposition can be used right in the beginning, we have to write it at last. Is it clear? Right? अक्सर एग्जाम में आता है बच्चे। And the second situation, if you come across this formation in the sentence, you have a noun or pronoun and then you write an infinitive right after it, and this becomes the last part of the sentence, we have to use a preposition after it. Though I've explained it, I explained it in one of the topics that is called non-finite verbs, when to use preposition after this noun pronoun infinitive and when not to. So for better explanation, for detailed explanation, you can refer to that topic, right? Now third situation, if you drop बच्चे, if you drop a relative pronoun which was an object in the situation, so the preposition that was supposed to be before the relative pronoun, now when you don't have the relative pronoun, obviously you cannot place a preposition anywhere now. Now the preposition which was supposed to be before the relative pronoun would come at last.
तो बच्चे अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप कर दिया जो कि ऑब्जेक्ट था, तो अब आप प्रपोजिशन को कहीं और यूज नहीं कर सकते, तो अब बच्चे क्या करोगे, बड़ा सिंपल है, क्या कर दोगे, आप उसी प्रपोजिशन को उठाकर सेंटेंस के लास्ट में यूज करोगे। आई होप दैट्स क्लियर। और नाउन प्रोनाउन को अगर एम्फेसाइज करना हो, बच्चे क्या करना हो, एम्फेसाइज, तो उसके पहले आने वाला प्रपोजिशन उसके लास्ट में आ जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? 2 एग्जांपल्स हुए, 2 और देता हूं, ध्यान से देखें, ठीक है। जैसे इसका मैंने एग्जांपल दिया, शी इज द गर्ल, शी इज द गर्ल who he was referring to. Referring to, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपने ये लिखा फिर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने यहां से बच्चे ये रिलेटिव प्रोनाउन देखो ड्रॉप कर दिया, ये जब आप यहां से इसे हटा दोगे, अभी तो आप लिख सकते हो शी इज द गर्ल टू हुम ही वॉज रेफरिंग, हो सकता है, बट अगर सेंटेंस में हु ही ना रहा तो टू, जाहिर सी बात है लास्ट में आएगा। बोलो, आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? राइट, बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल देख लो, चौथा इसका एग्जाम्पल मैंने कहा इंग्लिश स्पोकन, English is spoken all the country across. Across. Are you getting my point, guys? तो याद रखें, अगर आप नाउन प्रोनाउन यानी आप कंट्री वर्ड पर क्या करना चाहते हो, एम्फेसिस देना चाहते हो, एम्फेसाइज करना चाहते हो, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल अक्रॉस द कंट्री भी सही होता, बट अगर आपने ये लिखा तो ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बोलो, मेरी बात समझ आ रही है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हाँ, चलिए अब हम आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें क्विकली, फटाफट। तो बच्चे, पांचवी बात मैंने आपको ये बता दी क्या, कि 4 एक्सेप्शनल पोजीशंस ऑफ प्रपोजिशंस क्या होती हैं। मैंने ये एग्जांपल्स देकर ये बातें आपको समझाई। आगे चलते मैं और एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, चीजें ताकि और बेहतर होती चली जाए। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, इन पर बेस्ड देखेंगे जरा। पहला एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया, ये क्वेश्चन आ गया, वॉट यू गो डू टू फॉर स्कूल, राइट, ध्यान से देखेंगे। और मैंने इसे क्या कर दिया बच्चे, अंडरलाइन कर दिया। ये सेंटेंस गलत लिखा, इसे करेक्ट करने के लिए आई विल गिव यू 4 ऑप्शंस। इसे सही करने के लिए मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा। पहला मैंने लिखा मैंने, फॉर वॉट डू यू गो टू स्कूल, पहला। दूसरा मैंने लिखा, व्हाट डू यू गो टू स्कूल फॉर। और फिर मैंने लिखा, वाई डू यू गो टू स्कूल। और मैंने लिखा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ठीक है ना, ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे। अब मुझे बताएं इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से क्विकली, कौन सा सही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये एग्जाम में आया हुआ बच्चे, मेंस में आया हुआ, तो क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब एक और मैंने लिख दिया, मैंने कहा दे हैड नो
friend to talk। ठीक है जी। और इस सेंटेंस को कर दिया गया पार्ट में डिवाइडेड, ए पार्ट, बी पार्ट, सी और ये डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैंने कहा दिस इज द कॉलेज, दिस इज द कॉलेज he graduated, this is the college he graduated। ये लिखा हुआ बड़ा सिंपल सा है बच्चे, ध्यान देंगे, ठीक है। this is the college he graduated, this is the college, बड़ा सिंपल है, he graduated। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है आपने, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 4 में और आपके लिए लिख रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछता है आपसे बच्चे, ठीक है। दिस इज द कॉलेज ही ग्रेजुएटेड, दे हैड नो फ्रेंड टू टॉक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बच्चे लिख दिया, एग्जाम में आया, एनी एक्ट ऑफ terrorism is condemned, one and all, one and all। ठीक है बच्चे। और यहां मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, इसे अंडरलाइन किया मैंने, ऑप्शन ए, बी, सी और ये डी, 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। ध्यान दें, पहले में लिखा 1 and all by, दूसरे में लिखा by 1 and all, by 1 and all, फिर मैंने लिखा by everybody और every बडी बाय। ठीक है बच्चे, ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, वन एंड ऑल। आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज कंडेम्ड, वन एंड ऑल। आतंक का कोई भी काम, कोई भी ऐसा काम जो टेररिज्म को रिलेट करता है, वो हर किसी के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? कंडेम्ड का मतलब उसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब गाइस हमें यहाँ ये देखना है कि 4 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, ठीक है। वन एंड ऑल बाय वन एंड ऑल, ठीक है ना, क्लियर। और याद रखेंगे जो शब्द दिए, जो फ्रेज दिया होता है, उसकी हेल्प से ही हमें करेक्शन करना होता है। तो बच्चे ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिए आपको पोजीशन पर बेस्ड, और ये चारों के चारों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हालांकि ये क्वेश्चन दोनों जो बड़े लंबे थे एग्जाम में, लिखा होता है दे टोल्ड मी दैट, हाँ दिस इज टू सर्टिफाई दैट, हाँ दिस इज टू प्रूव दैट। इसमें लिखा दिस इज टू प्रूव दैट दिस इज द कॉलेज ही ग्रेजुएटेड, और दे टोल्ड मी दैट, ऐसा कुछ करके। बट अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जो बच्चे देख रहे हैं मुझे आंसर देंगे लिखकर 1 2 3 4 का क्या आंसर है। जो बच्चे बाद में भी रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं वो भी मुझे बाद में बताएंगे कि कहाँ क्या आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए। ना सिर्फ ये बताएं कि कौन सा पार्ट रॉन्ग है, बल्कि ये भी बताएं कि क्या गलती है। ये भी बताएंगे क्या गलती है। बोलो, बड़ी बात समझ में आ रही बच्चे? 4 चीजें आपको देखनी है, समझनी है और आगे बढ़नी। एक और क्वेश्चन नंबर 5 और लिख देता हूं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो भी देख लो।
ये रहा नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा दे हैव नो फूड टू ईट, ये लिखा हुआ है, दे हैव नो फूड टू ईट। ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और ये डी पार्ट, ए बी सी और डी। बहुत ध्यान से मुझे बताएंगे कि कहाँ क्या करेक्शन पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है करेक्शन की, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। ए बी सी डी, चलिए ये तो कॉन्सेप्ट हो गया बच्चे। कौन सा? ये कॉन्सेप्ट अपना हो गया कि 4 एक्सेप्शनल पोजीशंस, 4 एक्सेप्शनल पोजीशंस ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है ना, प्रपोजिशन की 4 जो है ऐसी पोजीशंस जो हमें परेशान करती हैं। मेरी बात समझ आ रही सभी को? राइट। और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर मुझे आप देंगे। ठीक है, और इन 5 ही क्वेश्चंस को मैं अगली क्लास में बच्चे डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, याद रखें कंफ्यूजन की यहां कोई जरूरत नहीं, आप देख लें, समझ लें कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या रहता है इस टॉपिक में। ठीक है, जनरली आपको क्या पढ़ाया जाता है? सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि ऑन, इनटू, ये सारा का सारा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इन शॉर्ट बताता हुआ चलता हूं बच्चे कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा। हमें पढ़ना था सबसे पहले, बार बार मैं सिलेबस आपको दिखाता हूं प्रेपोजिशन का। पहले बताया यूज क्यों करें, दूसरा बताया कि आफ्टर इट यानी इसके बाद क्या क्या आता है। ठीक है, तीसरा बताया बच्चे मैंने क्या, इलिप्सिस। इलिप्सिस क्या चीज होती है प्रेपोजिशन की, जो कि आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाता जनरली। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट, फिर मैंने आपको क्या बताया बच्चे, काइंड्स बताया है ना, काइंड्स आज हमने देखे थोड़े से। और फिर मैंने आपको क्या बता दिया, फिर मैंने आपको बताया कि 4 एक्सेप्शंस यानी 4 पोजीशंस जो होती हैं उसकी, उसके बारे में हमने बात की। अभी बच्चे 6वां रहता है हमारा, जिसे आप लोगों को रूल्स और पेयर्स बनाकर पढ़ाया जाता है, रूल्स एंड पेयर्स। अभी ये वाला पॉइंट डिस्कस करना है। रूल्स क्या होते हैं? हालांकि इस टॉपिक में बहुत रूल्स नहीं होते, बाकी में तो मैं बहुत लिखाए हुए, मैंने आपने देखे होंगे, बहुत सारे रूल्स लिखे है ना। कॉन्सेप्ट बताया है, पेयर्स यानी इन, इन टू, ऑन, अपॉन, टू, टूवर्ड्स, ऑन टू, अप टू, ये सारी बातें वी विल डिस्कस। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। हमने वाई पढ़ लिया, आफ्टर पढ़ लिया, एलिप्सिस पढ़ लिया, काइंड्स पढ़ लिया, 4 पोजीशन पढ़ लिया। अब ये पॉइंट रहता है, और सच में ये पॉइंट बहुत बड़ा है, डिटेल में इसे पढ़ना होता है। हम बात करते हैं किसकी? पेयर्स की। हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे। फिलहाल मुझे इन 5 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होंगे, इन सभी के मुझे आंसर चाहिए होंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। ठीक है, तो आंसर आप कमेंट कर मुझे बताएंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। मेरी बात समझ आ गई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नोट कर लेते हैं, आंसर कमेंट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास।